अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट कर रहे हैं 2.7 आज। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं स्टार्ट पे ही दे दूं, जो कि हमेशा बोर करने के लिए मैं कह देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो अभी तक अपलोड हुए होंगे, ताकि कोई पायदान मिस ना हो जाए सीढ़ी का। मैथ सीढ़ी की तरह होता है। सो फाइनली वी हैव लैंडेड देयर कि जो हर बार एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है टीचर से कि सर हम मैथ तो पढ़ते रहते हैं और पागलों की तरह पढ़ते रहते हैं, बहुत बहुत लेंथी, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है बॉस? सर ये कहाँ यूज़ करेंगे हम ज़िंदगी में? तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो अक्सर लोगों ने, टीचर्स ने कई दफ़ा बताई भी होगी, स्कूल जो जाते हैं, एकेडमी जो जाते हैं, बताया होगा कि 2.7 उसकी तरफ हल्का सा रुख मोड़ती है और बताती है कि रियलिटी किस तरह से है कि मैथमेटिक्स में कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं। यानी अगर आप रॉकेट लॉन्चर को चलता हुआ देखें, एरोप्लेन को चलता हुआ देखें, या जितनी भी साइंटिफिक अल्टीमेट चीज़ें हैं कि जी ये एंड है साइंस का। एरोप्लेन का ऑटो पायलट जो है वो साइंस का अल्टीमेट एंड ही है एक तरह से, देखिए, क्योंकि वो एक चीज़ नहीं रीड कर रहा होता उस टाइम, उसकी रीडिंग्स, अभी टाइम नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक। ऐसे ही जो रॉकेट लॉन्चर चलते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना दिए गए हैं, या जितने भी सेंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो जाएंगी, उन सब में मैथ्स के मॉडल्स काम करते हैं। सर मैथ्स के मॉडल्स मतलब, क्योंकि इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट ने मिल के कुछ मॉडल्स बनाने होते हैं, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसी भी तरह की आप इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको जब अपना पूरे साल का प्रोजेक्ट जमा करवाना पड़ेगा, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब जमा करवाएंगे इंजीनियरिंग का, तो वहाँ मॉडल्स की बात होगी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें दोबारा से रीइनिशिएट होंगी, क्योंकि आपने प्री इंजीनियरिंग भी करनी है, ICS या FSC जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और फिर BS में भी तो पढ़ना है, तो वहाँ ये मैथ फिर लौट कर आएगा। तो अभी उसका एक ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं कहना चाहिए, टीजर है, एक पोस्टर सा, इतना ही ठीक है कि ये उस बड़ी इंजीनियरिंग का एक छोटा सा पोस्टर है कि समझ लीजिए 0.5%, 100% का 1% नहीं, 0.5% आप पढ़ने लगे हैं कि मैथ्स मॉडल्स में कैसे काम करते हैं। तो बोर करने के लिए रियली सॉरी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन 1 में बताया जाता है अ टाउन्स पॉपुलेशन। टाउन मतलब देखिए एक सिटी होता है और एक विलेज होता है। विलेज पूरा गांव, आपके ब्रेन में कुआं आ जाएगा, खेती बाड़ी करते लोग दिख जाएंगे, ब्रेन में आ जाएंगे, एनिमल्स आएंगे डिफरेंट किस्म के, समझ गए हैं आपके, एक स्केच सा बन जाएगा। सिटी मतलब गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह वगैरह। अब ऐसे ही इन दोनों के सेंटर में एक चीज़ होती है, जिसे उर्दू में आपने पढ़ा होगा कस्बा, या कि वो पूरी तरह गांव भी नहीं है और पूरी तरह शहर भी नहीं है, तो उसे हम ज़्यादातर टाउन की कंसिडरेशन में डाल देते हैं। अगर किसी ने रीचर सीज़न देखा है अमेज़ॉन प्राइम पे, नहीं देखा तो देखिएगा, अच्छा सीज़न है। तो रीचर में उसने टाउन ही दिखाया, एक ऐसी जगह जहां वो सारी सहूलियात मौजूद हैं जो तकरीबन शहरों में होती हैं, और तकरीबन लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसा है जैसा गांव में होता है। तो एक रेयर कम्बिनेशन है, उसे टाउन कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैं बोर कर रहा हूँ लेकिन नॉलेज बढ़ाना चाहिए मुझे आपका और आपको मेरा। अ टाउन्स पॉपुलेशन, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है, इज मॉडल्ड बाय, एक मॉडल बना दिया गया। ये मॉडल तैयार पड़ा है क्या? P ऑफ T, इसको ऑफ पढ़ना है आपने, ठीक है, क्योंकि P डिपेंड करता है T पे। ऐसे कहा जाता है कि मॉडल को इस तरह लिखो, P ऑफ T इज -2t² प्लस 40t प्लस 800। एक मॉडल बता दिया गया, ये मॉडल तैयार है, हमें नहीं जानना कैसे तैयार हुआ, किसने तैयार किया, क्यों तैयार किया, बस एक मॉडल तैयार मिल गया हमें। ओके, ये मॉडल पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन। क्या डिपेंड करती है? एक टाउन की पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। वे T इज द ईयर्स। T किसको शो कर रहा है जी? T शो कर रहा है ईयर्स को। ये आपने माइंड में रखना है, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। सिंस 2020, सिंस वर्ड का मतलब होता है तब से। अगर आप किसी भी कंपनी को देखें तो वहाँ लिखा होता है सिंस 2004, यानी वो जो भी अदारा है या जो भी कंपनी है वो 2004 से है। तो अगर कहीं लिखा हो सिंस 1991 तो वो कंपनी 1991 से है। अगर लिखा हो सिंस 1947 तो वो कंपनी 1947 से है। तो सिंस का मतलब है तब से। तो अब वो कहना ये चाह रहे हैं, एक टाउन का हमने, टाउन की पॉपुलेशन का, आबादी उसमें कितनी है, 10,000 लोग रहते हैं, 20,000, कितने हज़ार लोग रहते हैं, एक टाउन की पॉपुलेशन है, उसको हमने मॉडल दिया ये वाला, जहाँ T साल को शो करता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और हमने ये मॉडल लिखा है 2020 से, यानी 2020 से अब आगे जा रहा है मॉडल। अब समझना हमने क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी। ये आई इंटरेस्टिंग बात, मैं रेड पेन पकड़ लूँ। फाइंड द ईयर्स, ये हमारा क्वेश्चन है।
असल बात ये है, मैं इसको थोड़े डिफरेंट कलर में आपके सामने स्टेट करूं। अब ये जो चीज़ मैं करने लगा हूँ ये बुक पे नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ईयर्स फाइंड करने हैं व्हेन द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, विल बी। अच्छा, इसमें सबसे महंगी बात हो जाएगी क्या, एट लीस्ट, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा गहरी अंडरलाइन कर लीजिए, एट लीस्ट 1000, ये कंडीशन है। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। हमें एक मॉडल दे दिया गया, कहा गया इस मॉडल को यूज़ करो, ये बताओ कि अगर पॉपुलेशन कम से कम 1000 होनी चाहिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बताओ कितने साल लगेंगे। सुनिए ना, 2020 से आगे कितने साल लगेंगे कि उस क्या कहते हैं, उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो इस मॉडल के हिसाब से कम 1000 या उससे ज़्यादा हो गई हो। यानी एक आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक कस्बा है, वहाँ पे कुछ आबादी है, हमें नहीं पता कितनी, वो कह रहा है कि 2020 से आगे हम 2026-27 को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा साल होगा जब हमारी इस मॉडल के हिसाब से आबादी 1000 या उससे ज़्यादा हो जाएगी, 1000 या उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर यहाँ से देखा जाए, जब मैं एक लाइन बोलता हूँ उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका तो मतलब हुआ हमें कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मतलब, अगर आपको याद हो पिछली सारी हमारे लेक्चर्स और क्लासेस, तो इसका मतलब होता था कि हम जो इक्वेशन होती थी उसको कुछ यूँ लिखते थे कि हमारे पास इक्वेशन है -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, ठीक है। इज़ वो, अब बात जो मैं बोलने लगा हूँ ध्यान से सुननी है, ये जो मॉडल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 क्यों सर? पहले मैं इसी स्टेटमेंट को आपके लिए दोबारा लिख दूं कि मान लो पी ऑफ टी जो है, बल्कि ये आपको समझ आ ही रहा होगा, मैं इतना ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाह रहा वरना बात बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। शॉर्ट में बात महज इतनी है, एक मॉडल है वो ये कहता है कि ग्रेटर देन, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा। ये मॉडल 1000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप अपनी समझ के लिए इसको पॉपुलेशन की जगह पे लिख लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज वैसे भी आप उधर भी लिख सकते हैं कि 1000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मेरी बात को माइंड में रखिएगा, 1000 या 1000 से ज़्यादा होना चाहिए इस मॉडल को, यही बात हुई है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इतनी दफ़ा रिपीट करने के पीछे रीज़न ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमारा ये जो मॉडल है ये कहता है कि कौन सा वो साल होगा जब इस टाउन की आबादी 1000 इक्वल या उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं ज़्यादा। आई होप सो ये आपको बात सही से समझ आई है। अब आगे मूव करते हैं और हम स्टेप वाइज क्वेश्चन करते चले जाते हैं। अब हमने क्या देखा कि ये -t स्क्वायर है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो माइनस वाली वैल्यू है t स्क्वायर है या x स्क्वायर है, जो भी बड़ी वेरिएबल वाली, हमने कोशिश करनी इसको पॉजिटिव रखें। तो अगर मैं -2t स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूँ इस तरफ तो +2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 40t इधर आके -40t हो जाएगा, सिंपल। एंड प्लस 800 इधर आके -800 हो जाएगा। तो इधर ये जो +1000 पड़ा था सर वो अपनी जगह पे है, इसको हमने नहीं छेड़ा, ये है +1000। और ये जो सिंबल था लेस देन इक्वल टू वाला, ये 0 अपनी जगह पे है, क्योंकि उधर कुछ नहीं ना बचा, हमने ये स्टेटमेंट बना ली। अब समझ गए कैसे बनी है? बहुत इजी है कि हमने अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहा कि 1000 या 1000 से ज़्यादा होना चाहिए ये मॉडल। उसके बाद ये वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट किया, क्योंकि 2t स्क्वायर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे पॉजिटिव करना था। मेन एजेंडा हमारा पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत सिंपल सा काम होगा, 2t स्क्वायर -40t तो अपनी जगह पे, -800 प्लस 1000, तो बड़ी रकम कौन सी है सर? प्लस, तो प्लस आएगा। 1000 में से 800 गया तो क्या बचा सर? 200 बचे। ऑलराइट, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्लियरली 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर -20t, देखो 2 से कटा t स्क्वायर, -42 पे कटेगा तो 20t प्लस 2 1 पे कटा 2 पे कटा 100, ये हमने कॉमन ले लिया। अब क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर 0 से जाके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 20 स्क्वायर -20t प्लस 100 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं कि जी t स्क्वायर -20t प्लस 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, हमने इसको कोई इस तरह से तो लिखना नहीं कि ग्राफ बना लें या इस तरह कुछ कर लें, तो हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं इज इक्वल टू 0।
सो इक्वल टू जीरो हमने खुद ही कंसीडर कर लिया, क्योंकि जब हम सोल्यूशन करेंगे तो लेसर देन और इक्वल टू, यानी लेसर देन एंड इक्वल टू जीरो तो नहीं कर सकते ना, तो वो इक्वल टू जीरो कंसीडर करेंगे तभी टी का आंसर निकल पाएगा। ओके, अब हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसके साथ वो तीनों सलूक किए जा सकते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड मिड टर्म ब्रेकिंग। अब ये आपकी मर्जी है, मैं फैक्टराइजेशन को हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ, तो मैं उसी को ही दूंगा कि जी पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आता है सर, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 100 टी स्क्वायर आता है, 100 टी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो दो वैल्यूज़ सोचनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें या प्लस माइनस करें, तो आंसर क्या आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, यानी 100 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, और अगर प्लस या माइनस करें तो वो आए जो सेंटर में लिखा है यानी -20 टी। यही रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायरमेंट तो आपकी क्लियर है। तो मेरे माइंड में सिंपल सी बात आ रही है कि अच्छा यार एक बात तो क्लियर है, ये तो बहुत इजी है किस एंगल से, कि अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूं और दोनों माइनस में हों, तो ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, जल्दी जल्दी हो रहा है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा और 10 क्या हो जाएंगे 20 टी, ठीक है। अगर मैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूँ -10 टी को -10 टी से, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 10 10 दा 100 और टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो सही हो रहा है। तो मैं इसकी जगह पे -20 टी की जगह पे -10 टी लिख दूंगा। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपको समझ आ गया और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा इस पे, होपफुली समझ आ रही है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब ये ब्रैकेट सिर्फ हमारे समझने के लिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर, टी कॉमन है। ओके, टी स्क्वायर में से टी गया, टी बचा, माइनस माइनस, टी से कटा, क्या आया जी 10, इधर भी आ जाते हैं। इनमें कुछ कॉमन है जी सर, क्या कॉमन है सर, माइनस पहले तो लिखिए, ठीक है, फिर 10 दोनों में कॉमन है, 10 इसमें भी आता है और 100 में भी, ठीक है, 10 कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस से कटा, 10 से कटा, क्या आया टी, प्लस माइनस माइनस, 100 जब 10 पे कटेगा तो क्या आएगा 10 100 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू 10 - 10 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू t - 10, सॉरी t - 10 कहना था, 10 - 10 बोल दिया। यहाँ तक पहुँच गए। अब दोनों वैल्यूज़ हूबहू सेम है, यानी अगर कहीं लिखा हो a - b और a - b, तो हम कहते हैं ये चीज़ बराबर है a - b के होल स्क्वायर के, क्योंकि दोनों हूबहू पूरी वैल्यू सेम है। यहाँ भी वही होगा कि t - 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t का आंसर। तो जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करते हैं हम। अब हमें क्योंकि टी का आंसर चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपने इंग्लिश मारनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वो आदत होनी चाहिए आपको ताकि आपके मार्क्स सही आएँ। ओके, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, वैल्यू आएगी बाहर t - 10 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट लो, कुछ भी लो, वो 0 ही रहता है। तो -10 उधर जाके क्या हो गया +10, तो t का आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फाइंड द ईयर्स। ईयर्स कितने बनते हैं 10। शुरू कहाँ से किए थे 2020 से, यानी कि अब दोबारा क्वेश्चन में हम लौट के जाते हैं। गौर से समझना, एक कस्बा है जो 2020 से आगे कोई मॉडल फॉलो कर रहा है। उनका कहना यह है कि हमारी आबादी 1000 या उससे ज़्यादा हो जाएगी इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो बताओ टी की वैल्यू तब क्या होगी जी सर, टी की वैल्यू 10 होगी। तो शुरू कहाँ से हुए थे 2020 से, यानी 2020 से आगे बताओ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सिंस 2020 नाउ ईयर्स इज इक्वल टू 10, सो 2020 प्लस, या ऐसे ही ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही खींच गया हूँ। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो खामखा। आप सिंपली लिख दीजिए सिंस 2020 सो नाउ 2020 प्लस। ईयर्स कितने आए हैं सर ईयर तो आए हैं 10, तो बस सिंपली इसको टी को ऐड कर दीजिए 10, तो आपका आंसर आएगा 2030। आपने आगे बेशक ईयर लिख देना है 2030, ये आपका ईयर बेशक यहाँ लिख दीजिए समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। क्या फाइंड क्या कर रहे हैं आप, ईयर फाइंड कर रहे हैं। तो ईयर 2030 में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी आबादी इस मॉडल के अकॉर्डिंग 1000 या उससे ज़्यादा होगी इस टाउन की। तो कितना भी मैंने बोर किया हो, बट आई एम क्वाइट श्योर कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही अजीबो गरीब और मुश्किल किस्म के कह सकते हैं आप, या कॉम्प्लेक्स किस्म के, कॉम्प्लेक्स वर्ड ठीक रहेगा, मॉडल्स आपको इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा सीखने को, बनाने को, कंसीडर करने को मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चंस करने की ट्राई भी करिए। आई नो कि ये क्वेश्चंस सारे खुद ही करने में दिक्कत आती है, टीचर से सीखना ही पड़ता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ट्राई करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने अभी भी देखा था करते करते, तो वो एग्जाम्पल से रिलेट करता है। सेकंड लास्ट पेज है आपकी एक्सरसाइज से ऊपर वाला जो पेज है, उसमें एग्जाम्पल 2 है शायद, मैं अभी कंफर्म करके फिर बता दूंगा। तो उस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे और क्वेश्चन 2 को आप देखेंगे तो आप
ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो एक दफ़ा ट्राई करिए, नहीं हो पाता नो प्रॉब्लम, वीडियो आगे अवेलेबल होगी, तभी तो अपलोड हुई होगी जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिलेट करता है, मेरे पास जो बुक है उस पर है पेज नंबर 44, लेकिन पेज नंबर में भी रिलेट ना कर पाए, डिफ़र कर सकता है आपकी बुक से, लेकिन एग्जाम्पल सेम होगी। सो एग्जाम्पल नंबर 20 ओपन करके सामने रखिएगा। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल हूबहू सेम है। तो जी हाँ, अगर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन के तौर पे आ जाए या क्वेश्चन पेपर में आ जाए, क्वेश्चन के तौर पे आ जाए या एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे आ जाए, द मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन इज एंटायरली सेम। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी है, इसको खींच के लंबा किया जा रहा है खामखा बगैर वजह के। पहली बात तो ये कि एक पैराबोला किसे कहा जाता है। देखिए आपने वो शेप तो देखी होगी जो ओल शेप की होती है कि जी इस फॉर्म में हो सकती है, इस फॉर्म में हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो फॉर्म होती है इसका एक पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट, जिसे हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड हो तो भी, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट तो यही है, चाहे डाउनवर्ड जाए चाहे अपवर्ड जाए, तो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है पैराबोला का उसे कहते हैं वर्टेक्स। अब क्वेश्चन की पहले बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बड़ा शॉर्ट सा तरीका है, एमसीक्यू में भी ये बात आ सकती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं पेपर बना रहा हूँ या वैसे ही रफ सा टेस्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को खेलने के लिए कह रहा हूँ कि 2.7 का टेस्ट करते हैं, मज़ा आएगा, तो एमसीक्यू बहुत ईजिली बन सकता है। आप खुद कहेंगे भी कि हाँ बन सकता है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट पी, एक कंपनी है जो मॉडल एक बनाती है पी नाम का, इन 1000 रुपीज़, जो हज़ारों रुपयों की बात करता है। रुपीज़ किस में आएंगे? थाउजेंड्स। बाय इक्वेशन दी गई है, मैं इक्वेशन पहले आपके लिए लिख देता हूँ कि सर इक्वेशन है पी ऑफ एक्स माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। दिस इज द इक्वेशन जो P को डिनोट कर रही है। P इज अ प्रॉफिट ऑफ X। X क्या है कि एक प्रोडक्ट, आगे लिखा भी हुआ है, वेयर X इज द प्राइस ऑफ आइटम। कोई भी आइटम, जैसे कोई पर्सन मटके बेचता है, ठीक है, क्ले पॉट बेचता है, कोई पर्सन सेलफोन्स बेचता है, कोई मार्कर बेच रहा है, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस है X। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस X जो है, जिस पर डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट, P इज डिपेंडिंग ऑन X, P ऑफ X, वो रुपीज़ में थाउजेंड्स में बताई जा रही है। ये P का मॉडल ये शो करता है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड दी प्राइस, यानी X फाइंड करना है। फाइंड दी प्राइस, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपके लिए ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन बन जाए। हमें प्राइस फाइंड करनी है। दैट गिव्स, ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब भी बात मैक्सिमम प्रॉफिट की आएगी तो आपका पैराबोला डाउनवर्ड्स जाएगा। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। देखिए पैराबोला की दो शेप्स होती है। अभी के लिए जो हमारी शेप बन रही है वो कुछ यूँ बन रही है कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इस वर्टेक्स पे टच कर रहा है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है कि एक्स की वो क्या वैल्यू है जिस पर एक्स हमारी एक आइटम है, उसे हमने बेचना है। वो कौन सी वैल्यू है जहां पर ये वाली प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर रफली आइडिया दूं तो मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदी 5 रुपए की, तो आपने कहा यार अगर मैं इसको दुगनी प्राइस में बेच दूं ना, यानी 100% प्रॉफिट रख के, तो ये मेरी मैक्सिमम प्राइस है, तो आपने 10 रुपये का बेच दिया। पर एक और लड़का हो, वो कहे यार मैं अगर इसको 200% प्रॉफिट रख के बेच दूं ना, तो मतलब ये कि 5 रुपीज़ की खरीदी तो 200% मतलब 5 और 5 15 रुपीज़ की अगर मैं इसे बेच दूँ तो फिर मेरा 200% प्रॉफिट होगा। तो मैं कहूँगा तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब एक कोई और पर्सन होगा कि मैं 300% पे अगर बेच दूं तो मैं कहूँगा तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। मेरे ख्याल से आप बात को रफली आप समझ पा रहे हैं। पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपके जो एग्जांपल है उसमें दिया गया कि जब भी वर्टेक्स नेगेटिव की तरफ जाए, ये मेरे 3 पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। हम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने लगे हैं। पहली बात तो ये कि पैराबोला यूज़ करते हैं। पैराबोला कहाँ जाएगी? मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो अगर हमारा वर्टेक्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू -b/2a। क्यों? क्योंकि वो एक फॉर्मूला बता दिया गया। तो अगर हम रफ भी करना चाहें तो ब्रेन में कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमें गिवन है हेयर। अगर आप गौर से देखें तो a क्या गिवन है गाइस? सर -5। ओके, b क्या गिवन है गाइस? सर 150। और c क्या गिवन है गाइस? -1000। अब हमें c तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला डिमांड ही नहीं कर रहा। हमारा फॉर्मूला डिमांड कर रहा है। आपने यहाँ लिख लेना है एज, या एज पर रिक्वायरमेंट, या एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो आपका दिल करे। मैं अभी लिखने नहीं लगा था, लेकिन चलिए लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि ये चीज़ें आपने लिखनी खुद ही सीख लेनी है और लिखा करनी है। x इज इक्वल टू -b/2a। सिंपल। ओके, माइनस b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2, और a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। b क्या है जी हमारा? b है 150, और a क्या है हमारा? a है हमारा -5। ठीक है, हमने सिंबल नहीं भूलने, क्योंकि इसका कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं लिखा।
और ए है हमारा -5, यहाँ -5 लिख दीजिए। अब सिंपल काम हो गया, बहुत ईजी हो गया। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस आ गए ना। अब ये वाला माइनस जो है इस माइनस से कट गया, तो क्या बचा सर? सर बचा है ऊपर 150 और नीचे 5 to the 10। तो अब आप किसी को कट करेंगे तो 0 0 से कट गया, 1 को 15 पे काटने की जरूरत ही नहीं, ये आ गया 15। इट मीन्स x इज इक्वल टू 15। तो हम जो 5 रुपये वाली बात कर रहे थे, मान लीजिए वो एक रफ बात थी, ज़रूरी नहीं कि वो इस पर फिट बैठे। पॉइंट सिर्फ ये था कि x फाइंड करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है वर्टेक्स को यूज़ करना फॉर्मूले को, और फॉर वर्टेक्स डाउनवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज x इज इक्वल टू -b/2a। दिस इज द फॉर्मूला विच हैव गिवन बाय द बुक, नॉट वी आर प्रोड्यूसिंग इट, वी आर गेटिंग फ्रॉम दी बुक, सो वी कैन यूज इट। तो MCQs में भी अगर इस तरह की बात आ जाए तो आप अपने ब्रेन में इसको शॉर्टली कर सकते हैं कि यहाँ पे B हमारा क्या है 150, A हमारा क्या है 5 to the 10, माइनस माइनस से कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये ब्रेन में हमने कर लिया, माइनस माइनस से कट। अच्छा, एक और इसका ट्रिक है कि सर MCQs के अलावा अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है और हमें फॉर्मूला नहीं याद, तो हमें कैसे पता लगेगा हमारा डाउनवर्ड जा रहा है कि अपवर्ड जा रहा है? ये भी एक MCQ आ सकता है। तो आपने अपनी जो पोलिनोमियल इक्वेशन है या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन आई है, आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये भी एक अच्छा टॉपिक छिड़ गया, बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। सर इसमें सबसे बड़ी वैल्यू x² है, तो उसके साथ वाली वैल्यू माइनस है कि प्लस? अगर तो माइनस है तो डाउनवर्ड जाएगा वर्टेक्स, ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होती तो अपवर्ड जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। आई मे बी ये कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए या हेल्प करे। क्या कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके साथ अगर माइनस लिखा है, माइनस वाली वैल्यू है तो डाउनवर्ड जाएगा। हाँ, ये बस एक ट्रिक है याद रखने के लिए, पैराबोला आपका डाउनवर्ड जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव होती तो आपका पैराबोला अपवर्ड जाता। बस ये MCQ के तौर पे अपने एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपने याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेट करता है हम सब के अपने अपने चाइल्डहुड से, सबके बचपन से। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्यों बचपन का जिक्र कर रहा हूँ। और टॉय कार, देखिए टॉय कार जैसे मैं अभी पकड़ लेता हूँ टॉय कार, मेरे पास तो बहुत सारी हैं क्योंकि आई लव कार्स और मेरे कंप्यूटर टेबल पे भी पड़ी रहती हैं। कि कलेक्शन अगर दिखाना चाहूँ, अभी तो टाइम नहीं है वैसे, पर बहुत सारी हैं। आई मीन टू से कि इतनी ज़्यादा सारी हैं कि अब क्या क्या दिखाया जाए। सो थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है कि यार क्या सर आप अपनी टॉयज़ दिखा रहे हैं, लेकिन चलिए समझ लेते हैं क्योंकि आई लव कार्स स्पेशली इन टॉयज़। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो टॉय कार रोल्स डाउन, एक टॉय कार है वो रोल डाउन कर रही है, ऐसे जैसे हम बचपन में करते थे ना कि एक कार, देखिए अगर टॉय है, मैंने ये स्पेशली वो निकाली है सब में से कि जो ना पीछे करने से वो जो होता था ना, गरारी लगी है जी, मोटर लगी है, चल पड़े, ये वो नहीं है, ये सिंपली ऐसे ही है बस। तो जब तक मैं इसको कोई ऐसा फेस नहीं देता ये मूव नहीं करेगी, ये सिंपली स्टिल खड़ी रहेगी रेस्ट पोजीशन पे। बट जैसे ही मैं से किसी, ये अब समझाता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। अ टॉय कार रोल्स डाउन, एक टॉय कार है जो रोल डाउन करेगी एन इंक्लाइन, किसी इंक्लाइन के ऊपर। इंक्लाइन मतलब बचपन में वो गली में सीट हमारे जंप होते थे ना, अभी भी होते हैं स्पीड ब्रेकर्स, तो हम क्या करते थे छोटे होते कि उसके ऊपर जाके ऐसे रहते थे घूम, सब नहीं किया होगा कि घूम ये नीचे जा रही है हमारी कार। तो वो ये कह रहे हैं कि एक टॉय कार है जो रोल डाउन हो रही है एन इंक्लाइन, एक इंक्लाइन से नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई हो। एंड कवर्स ए डिस्टेंस, और वो एक डिस्टेंस कवर करती है यहाँ से यहाँ का, आप समझिए फ्लोर तक का, यानी एक इंक्लाइन से लेकर एक फ्लोर तक का एक डिस्टेंस कवर करती है एक टॉय कार। आई होप सो ये बात यहाँ तक समझ आ गई। बाय गिवन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे दी गई कि डी इज शोइंग फॉर डिस्टेंस एंड टी इज शोइंग फॉर टाइम, आई थिंक सो। लेट्स कंटिन्यू। सो इक्वेशन है डी इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन साथ ही लिख लेता हूँ जैसे हमें आदत है कि इक्वेशन गिवन है डी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर माइनस 0.5 टी। दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट फ्रॉम द क्वेश्चन। सो d इज इक्वल टू दिस इक्वेशन मीटर्स, ये भी बता दिया गया कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार वो मीटर्स में करती है। वेयर t इज द टाइम इन सेकंड्स, ऑफ कोर्स ना सेकंड्स ही लगेंगे जब वो एक इंक्लाइन से ड्राइव करके जल्दी से फ्लोर तक पहुंचेगी। फाइंड द टाइम, हमें t फाइंड करना है। ओके, व्हेन कार हैज ट्रेवल्ड, जब कार तय कर चुकी हो कितना, अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर्स, इसका मतलब हमें उसने डिस्टेंस पहले बता दिया, d पहले बता दिया। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। एक कार है टॉय कार, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, वो एक इंक्लाइन पे खड़ी है, जैसे ही आप उसे मूव करवाते हैं यहाँ तक, ऐसे मूव करवाते हैं तो वो डिस्टेंस जब तब कवर करती है 12.5 मीटर्स और फ्लोर पे पहुंच जाती है। तो बताओ उसने कितना टाइम लिया इसमें। क्वेश्चन समझ आया कि उस बड़ा भी तो जंप हो सकता है भाई। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि लकड़ी का पुल बना लेते होते हैं, कभी गेट के साथ कभी दीवार के साथ, उधर से ऐसे छोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना वो जितना, क्योंकि हमारे पास एक क्या था कि एक बन्नी सी बनेरा सा बना हुआ था गेट के साथ, तो हम सीढ़ी से चढ़ जाते थे और ऐसे गाड़ी को छोड़ देते थे, धूम नीचे करके गई गाड़ी। तो वो गाड़ी को जितना ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा इंक्लाइन वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगी।
जैसे आप ब्रिजेस पे भी तो चढ़ते हैं, तो कुछ ब्रिजेस होते हैं जो सिंपली ऐसे उतर जाते हैं, कुछ ब्रिजेस होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाके उतरते हैं। तो जितना लंबा इंक्लाइन होगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। बोर करने के लिए सॉरी, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो डिस्टेंस हमें बताना है, वो हमें पहले ही पता है सर। डिस्टेंस तो हमने पहले ही फाइंड आउट करके लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो क्या है, हमने कहाँ फाइंड आउट किया, बुक वाले ने दिया भाई 12.5 मीटर्स। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है सर, हमें टी फाइंड करना है। इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। अब इसमें से क्या ऐसा करें कि हमारा टी निकला है, भाई सीधी सी बात है। पहले इसकी शक्ल सूरत को सीधा करते हैं, टी का स्क्वायर माइनस 0.5 टी, ये जो प्लस 12.5 है इधर आगे हो जाएगा माइनस 12.5 और उधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। अब हम इसके साथ तीनों सलूक कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन और मिड टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग भाई पॉइंट में वैल्यू है, हम फंस जाएंगे अगर शुरू कर दी तो, और फैक्टराइजेशन भी तकरीबन मुश्किल ही लग रहा है कि दो वैल्यूज सोचना जिन्हें प्लस माइनस करने से ये बने और मल्टीप्लाई करने से ये बने, कि 4 को किससे किया जाए, 3 से किया जाए तो 12 आएगा, फिर 3.25 4 पर, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें और सीधा सीधा अपना काम शुरू कर दें। बट आई मीन कि अगर आपको याद हो, होपफुली याद होगा, अभी मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, वैसे एक्स से करते होते थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस बी। ओके, स्लो करते हैं ताकि गुंजाइश रहे याद दहानी के लिए। प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इफ़ यू रिमेंबर इट करेक्टली। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पर हेयर a हमारा यहाँ पे क्या गाइस सिंपली दिख रहा है, टी स्क्वायर के साथ क्या लिखा, कुछ नहीं तो 1, b जो t के साथ लिखा क्या है माइनस 0.5, ठीक है। और c हमारा क्या है जो बिना t के लिखा है माइनस 12.5। बस हम सिंपली इसको पकड़ के फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो एक एक स्टेप करके करते हैं। अब मुझे थोड़ा अंदेशा ये हो रहा है कि जगह सोल्यूशन कुछ इस तरह का होने वाला है कि खिचड़ी पकेगी, तो मैं पहले सोल्यूशन कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो आप 1 सेकंड का पॉज करते हैं, मतलब मैं 1 सेकंड का वीडियो को पॉज करता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। लेट्स कंटिन्यू। सो अब हमने कैलकुलेट कर लिया सारा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बता देते हैं आपको कि सिंपली हुआ क्या है। देखिए, ए भी निकाल लिया था, बी भी निकाल लिया था और सी भी। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला माइनस बी, यहाँ पे हमने बी पुट किया, बी हमारा क्या है माइनस 0.5। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 4a और ये सी और 2a, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, वैल्यूज हूबहू मैंने सेमली पुट कर दी है, कुछ चेंज भी नहीं की। ओके, सो माइनस माइनस प्लस 0.5 आ गया, प्लस माइनस अपनी जगह पे रहे, माइनस 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है और पावर क्या है इवन, तो माइनस तो खत्म हो गया, और 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ गया। होपफुली क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, ये वाला प्लस। 4 वन द 4 को 12.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। आप भी तसल्ली के लिए करके देख लीजिएगा, मैं भी कैलकुलेटर पे स्टेप बाई कर रहा था स्टेप, लेकिन गलती हो सकती है, गुंजाइश हमेशा मैथ्स में गलती की होती है। सो रीचेक करना इज अ बेटर वे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नीचे 2 वन द 2 आ गया सिंपली, 0.5 स्टिल लाइक दी रिसेंट लाइक एंड प्लस माइनस इज स्टिल देयर, और 50 में 0.25 ऐड करोगे तो 50.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तो कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट बन नहीं था रहा, तो मैंने स्क्वायर रूट में इसको लिखा आया 7.088, क्योंकि सारा पॉइंट में खेल चल रहा है और टाइम की बात हो रही है, तो पॉइंट में तो आना आंसर एक नेचुरल सी बात है, ठीक है, स्वाभाविक सी चीज़ है। तो स्क्वायर रूट ओपन किया, 7.088 आ गया, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इस सिचुएशन में ना ज़रा एक बात अपने माइंड में रखिएगा जो मैं इस स्टेप पे आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आपका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन में आए, जब भी आपने देखना है आपका यूनिट क्या है। अब इस सिचुएशन में हमारा यूनिट कौन है भाई, टाइम। यानी हम क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, टाइम। टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता कि मैंने गाड़ी यहाँ से चलानी शुरू की, मैं यहाँ पहुँचा, मुझे -30 सेकंड्स लगे, तो अगला पर्सन कहेगा -30 सेकंड्स का क्या मतलब हुआ भाई, 30 सेकंड्स लगे ना आपको। अब ये बात समझ रहे हैं कि अगर कोई पर्सन आके कहे मैंने 3 रोटियाँ नहीं खाई, तो -3 यूनिट्स तो नहीं ना हो सकते, आपने 3 रोटियां खाई हैं, +3 आएगा। तो क्वांटिटीज ज़्यादातर आपने माइनस को निगलेक्ट कर देना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, निगलेक्ट नेगेटिव, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, एंड टेक अ पॉजिटिव फ्रॉम दैट। तो हमने 0.5 प्लस 7.088 ओवर 2 लिख लिया और माइनस वाले को रिजेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया। जैसे मैंने लिखा निगलेक्ट कर दिया, आपकी मर्जी, इग्नोर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आई होप सो क्या मेरा पॉइंट समझे हैं। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम कैसे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ही जाएगा ना, प्लस ही होगा टाइम। तो इसलिए नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर दिया एंड पॉजिटिव वाले को पिक कर लिया।
आगे सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 0.5 को इसमें ऐड किया, ये आ गया, इसको 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 3.79। आगे एक चीज़ बेशक आप लिख लीजिए कि 0.79 सेकेंड्स। क्यों भाई, उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि आप ये बताइए फाइंड द टाइम व्हेन कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, लेकिन t इज़ द टाइम इन सेकंड्स। क्वेश्चन में मुझे याद रह गया कि सेकंड्स की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ ले दिया कि अगर 12.5 मीटर एक टॉय कार ट्रैवल करती है एक इंक्लाइन से, एक कोने से नीचे की तरफ, तो फ्लोर तक पहुँचने में 3.79 सेकंड्स लेगी। काफ़ी बोरिंग हो गया होगा, कोशिश तो मैंने किया है कि इजी रहे, सिंपल रहे, लेकिन बोरिंग हो ही जाता है समटाइम। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। So again we have a interesting question just like our childhood, like again a ball's height यानी कोमा लग के ऐसे लगे तो उसकी, पाकिस्तान अलीज कोमा लग के जब ऐसे लगे तो उसका मतलब होता है उसकी चीज़, ठीक है। अलीज एज, अली की उम्र। तो अब बॉल्स हाइट, एक बॉल की हाइट इन मीटर्स हो जाती है। मैं बॉल भी पकड़ लेता हूँ ताकि साथ साथ समझें हम। अब बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकंड्स, यानी हमें t सेकंड्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन जब इस तरह के आते हैं ना, एक रेंज की बात करते हैं ज़्यादातर कि हमें एक अंदाज़ा लगाना होता है, ठीक है। अब बॉल्स हाइट, एक बॉल की हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकंड्स के बाद इज़ एक फॉर्मूला और मॉडल बना दिया गया कि h ऑफ t इज इक्वल टू -40 स्क्वायर प्लस 2040 एक मॉडल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या भी समझ लेते हैं, डोंट वरी, बचपन अभी याद आएगा। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है, यानी इतने टाइम से लेके इतने टाइम के बीच की बात हो रही है। अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई कहता है यार तुम कितनी देर तक पहुंचोगे, यार मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब ये 20 से 25 मिनट इज़ योर टाइम इंटरवल। अगर कोई कहता है यार यहाँ कैसे पहुंचोगे, यार मुझे तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट से लेके 1 घंटा 40 मिनट लग सकते हैं, मैं 1.5 से 2 घंटे के बीच में पहुंच जाऊंगा, यानी 1 आवर 30 मिनट से 1 आवर 60 मिनट यानी 2 आवर के बीच में। तो ये इंटरवल आप बता रहे हो कि इतने टाइम से इतना टाइम लगेगा। अच्छा वो नान की दुकान है, कितनी देर लगेगी, यार 1 से 3 मिनट लगेंगे। क्लास इसे इंटरवल कहते हैं, टाइम इंटरवल। ओके, सो फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट। अब ये बात थोड़ी मेंशन करने वाली है। एट लीस्ट यानी कम से कम कितना ऊंचा जाए, अबव द ग्राउंड का मतलब ज़मीन से 20 मीटर ऊपर। आई थिंक 20 मीटर का मतलब होगा 78 पॉइंट समथिंग फीट्स, क्योंकि ये फुटों में ज़्यादातर बताया जाता है। अगर एक कमरा है तो उसकी जो छत होती है वो ज़्यादातर 11 से 13 फुट होती है, तो मैं 78 फुट्स की बात कर रहा हूँ। 11 to 13 फीट एक कमरे की हाइट होती है, 78 फीट मतलब बहुत ऊपर। तो वो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, देखिए बचपन में आप करते थे ना, एक भाई उधर खड़ा हो जाता था एक इधर, तो हम पूरी जान से बॉल ऊपर की तरफ फेंकते थे। होपफुली याद होगा। तो जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, वो ये कह रहे हैं कि जब बॉल ऊपर की तरफ ज़मीन से, आपसे नहीं ग्राउंड से 20 मीटर ऊंचाई पर हो, तो बताओ ज़मीन से ऊपर जाने में या आपने जो फेंकी है उसको कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझे ना आप। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ गई है कि बड़ी सादी सी बात है। आप ऐसे समझ लो, बचपन को याद भी कर लेते हैं कि एक बॉय इधर खड़ा है और एक बॉय इधर खड़ा है। अब आप बॉल फेंकते हैं, ठीक है, और बॉल जाती है ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारी बॉल ऐसे थोड़ी जाती थी, हमें अच्छे से याद है हमारी बॉल ऐसे जाती थी। तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ये कम से कम इससे ऊपर जानी चाहिए, इससे नीचे ना हो, बल्कि इधर रख लेते हैं, ठीक है, कि वो कह रहा है यहाँ पे पॉइंट आता है, इससे ऊपर ही जाए, इससे कम ना हो। वो क्या होना चाहिए, 20 मीटर। तो बताओ ये जो बॉल जा रही है इससे टाइम कितना लगेगा। ये मैं बहुत ही रफ सा आपको समझा रहा हूँ, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको थोड़ी बहुत धुंधली सी समझ आ रही है कि एक बॉल फुल स्पीड में आपने, ठीक है, अब वो हाइट पे जा रही है, तो वो कह रहा है 20 मीटर या उससे ज़्यादा ग्राउंड से बॉल जब पहुँच जाए तो उसे टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन तो आई होप सो समझ आ गया होगा, सोल्यूशन उतना ही आसान है, डोंट वरी। तो हम अपनी इक्वेशन को टेक करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। एच ऑफ टी, टाइम टी इज़ टाइम एंड एच इज़ हाइट, आप जान गए होंगे, -4t स्क्वायर प्लस 24t। अब हमें फाइंड आउट करने से पहले एक बात माइंड में रखनी है कि कंडीशन क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। उसने खुद कहा कि हमारी जो h ऑफ t है, जो हमारा h ऑफ t लिख रहा था, t ऑफ h लिख रहा हूँ, h ऑफ t है यानी हमारा हाइट ऑफ टाइम, वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए किसके, 20 मीटर के। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि h ऑफ t हमें गिवन है ये, तो h ऑफ t की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। h ऑफ t है हमारा -4t स्क्वायर प्लस 24t, जो कि ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किसके, 20 मीटर के। अब क्वेश्चन समझे है ना सही से। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ आई है, एम लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। आई होप सो ये समझ आ रहा है कि ये इक्वेशन यानी बॉल की हाइट जो है वो 20 या 20 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राउंड से।
तो बताओ कितना टाइम लगेगा, टी फाइंड करना है। अब क्योंकि -4t² लिखा है, आप समझ गए होंगे मेरा ट्रिक कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि मैं बड़ी रकम जब माइनस में होती है तो फ़ौरन सबसे पहले मुझे ये कांटे की तरह चुभती है आँख के अंदर कि भैया -4t² है, इसको तो उधर लेकर जाओ यार, सिंपल लिखा रहने दे। -4t² उधर जाके क्या हो जाएगा सर, +4t², बिल्कुल ठीक है। और +24t इधर आके हो गया -24t, ये भी ठीक है। पर वो तो उधर ही रहा +20, तो हमने उसको नहीं छेड़ा, ये अपनी जगह पे। और इधर क्या आ गया 0, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो इसकी शक्लो सूरत कुछ यूं हो जाएगी कि 4t² -24t, ठीक है, +20, और इस पूरी वैल्यू की तरफ क्या बनी हुई है, चोंच, यानी ये वैल्यू छोटी है या बराबर है किसके, 0 के। मैंने इसी फॉर्म को पकड़ के वैसे लिख दिया और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। हमने सिंपली स्टेप वाइज जाना। चोंच बनी थी ना इसकी तरफ, तो मैंने चोंच ही बना दी इस तरफ और इक्वल टू 7 आ गया। अब हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या देखा, क्या इसमें कुछ कॉमन आता है, पहले छोटा कर लेते हैं ना जी सर, 4 सब में कॉमन है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 से कटा क्या बचेगा, t² -24 4 पे कटेगा तो 6 4 दा 24 प्लस एज इट इज 20 को 4 पे कट करेंगे तो क्या आएगा 5 लेसर देन इक्वल टू 0। अब 4 उधर जाके 0 से डिवाइड होके खत्म हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई t² -6t + 5 इज लेसर देन इक्वल टू 0। तो होपफुली यहाँ तक तो समझ आ गई और अब आप समझ भी गए हैं ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आप इसके साथ तीनों सलूक कर सकते हो, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिड टर्म ब्रेकिंग। मैं क्योंकि प्रेफरेंस देता हूँ हमेशा, तो मैं वही करूँगा, फैक्टराइजेशन। क्यों भाई, ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। बाकी आपको जो ईजी लगे आप वो पिक कर सकते हैं, आंसर सही आएगा, डोंट वरी। बीच वाली वैल्यू -60, यानी दो वैल्यू सोचिए जल्दी से, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 5t², पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके, और उन्हीं दोनों को ऐड या माइनस कर दें तो आए -60। तो ये तो बहुत इजी है अगर मेरे एंगल से देखो। कैसे सर, इजी कैसे है ये, तो मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर दूं कि अगर मैं -5t में -t ऐड करूं तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 60, और अगर मैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूं -5t को -t से तो माइनस माइनस प्लस 5t का स्क्वायर, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये हम चीज़ें बहुत पहले दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए हमें ये आती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो -6t की जगह पे -5t और -t। अगर कोई ज़्यादा इंजॉय करना चाहता है इस गेम को तो वीडियो पॉज किया करे और एक दफ़ा खुद सोचा करे कौन सी दो वैल्यू सोचनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेट एक दफ़ा अपनी समझ के लिए यहाँ और एक दफ़ा अपनी समझ के लिए यहाँ। इनमें क्या कॉमन है सर t। ओके, t² में से t गया, क्या बचा t, माइनस अपनी जगह पे, t से कटा 5। इसमें क्या कॉमन है सर, सिर्फ माइनस कॉमन है। ठीक है जी, माइनस माइनस से कटा t एज इट इज़, प्लस माइनस -5 एज इट इज़, और सिंबल अपनी जगह पे। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू। ओके, तो इनको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इक्वल टू कह रहा हूँ सॉरी, इस तरीके से कि t -5 इज लेसर देन इक्वल टू 0 एंड t -1 इज लेसर देन इक्वल टू 0। सलूक वही कीजिए कि -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, यानी t उधर गया, 5 उधर गया, -5 से तो +5 हो गया। इसी तरह -1 उधर गया तो +1 हो गया। अब ये दो आंसर आ गए आपके। दो आंसर क्यों आए, आपको याद होगा स्टार्टिंग पे मैंने एक बात कही थी, इतने टाइम से लेके इतना टाइम मेरी बॉल यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी कितनी देर में, 1 से 2 सेकंड में। तो इंटरवल ये हो गया 1 से 2 सेकंड। वैसे ही आप कहते हैं मैं बॉल को ऐसे उछालूंगा तो मेरी बॉल 20 मीटर या उसको क्रॉस कर जाएगी कितनी देर में, 1 से 5 सेकंड में। ये वो वाली बात है। तो इसको लिखने का वे क्या होगा, क्योंकि ये ना सही स्टेटमेंट बना नहीं रहा, पर हम ज़बरदस्ती बनाएंगे क्योंकि हमें सीखने को मिल रहा है कि t1 भी हो सकता है, इक्वल टू आया है ना साथ, इक्वल टू भी आ रहा है, और t5 भी हो सकता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम t को रखते हैं सेंटर में, आंसर इधर है, ठीक है, उधर नहीं लिख रहा मैं, t को रखते हैं सेंटर में और कहते हैं कि ये बड़ा हो सकता है t। ये चोंच आपको याद है ना कि जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो वैल्यू बिग होती है और जिस तरफ चोंच होती है वो वैल्यू स्मॉल होती है। ठीक है, ये याद होगा आपको। तो t बड़ा हो सकता है किससे, 1 से, और बराबर भी हो सकता है। वैसे ही t भाई साहब बराबर भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, किससे, 5 से। तो ये स्टेटमेंट बताना क्या चाह रही है, ये स्टेटमेंट बताना चाह रही है कि हमारा जो टाइम लगेगा वो 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 5 या 5 से कम भी हो सकता है, यानी 1 से 5 के बीच में हो सकता है। दिस इज़ द टाइम इंटरवल, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा हमने बातें भी की और समझने की कोशिश भी की, और मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आपको समझ ज़रूर आ गई होगी। थोड़ी बहुत मेरी नाकामी की वजह से, मे बी मेरे समझाने में वो तासीर ना हो, आपको तो समझ आ रही होगी। तो एक दफ़ा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दफ़ा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैथ्स को गेम बनाकर सीखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन MCQs में आए, शॉर्ट क्वेश्चन में आए, केक वॉक फॉर यू। अगर आपको नॉलेज सही से आया है, समझ सही से आया है, छापा या रट्टे से ये काम चलने वाला नहीं, और आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ यार
ये रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं है, ये समझने वाले क्वेश्चन हैं। अगर हमें सही से समझ आ गई तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना, आगे सिंप्लीफिकेशन है और आंसर हमें बता देगा कि टाइम इंटरवल क्या होता है, कि यहाँ से वहाँ तक टाइम लगेंगे। तो ज़िंदगी में जब भी आपसे कोई वैसे पूछे रियल लाइफ में कि आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से वहाँ और कोई कह रहा है कितनी देर लगेगी, तो अगर आपको 2 घंटे लगने वाले हैं तो प्लीज़ कहा कीजिए कि 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। ये ना किया कीजिए कि लगने 2 घंटे और बता दिया 1 घंटा। अच्छा मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, पता है आपको 40 मिनट्स लगने हैं। वाई आर यू सेइंग दिस के 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो दुनिया की बुरी आदतों को अडॉप्ट नहीं करना, उन्हें इग्नोर करना है और अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना और आगे बढ़ना है। और बोलना हमेशा सच है कि अगर आधा घंटा लगने वाला है तो आधा घंटा मुझे लगने वाला है। हम डांट खा लेंगे, हम जिल्लत सुन लेंगे आगे से, लेकिन हम बोलेंगे सच। अगर ये मोटो रहेगा तो ज़िंदगी थोड़ी सी सही प्लेटर पे चलती रहेगी। तो बोर करने के लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी देर से वो हमारा एहसास और ख्याल कर रहा था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे नहीं रहा था। अब उसने थोड़ा सा घुमा के, कान ऐसे नहीं ऐसे करके पकड़ा है, घुमा के थोड़ा क्वेश्चन सा दिया है। क्वेश्चन क्या है, बॉल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने बॉल टेक कर ली। अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल अपवर्ड फेंकी जा रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी यानी ऐसे करके ऐसे फेंकी जा रही है बॉल। बस इतना ही समझाना था इसके लिए। अभी जल्दी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 40 मीटर्स पर सेकंड यानी 40 मीटर एक सेकंड में कवर करते हुए एक बॉल एक वेलोसिटी के साथ ऐसे अपवर्ड फेंकी जा रही। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट, ये है क्वेश्चन। हमें हाइट फाइंड करनी है मैक्सिमम, यानी वो बॉल कितना ऊपर गया है। इट रीचेस, कितना ऊपर गया, अबव द ग्राउंड, जमीन से कितना ऊपर बॉल गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हिडन ट्रिक है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में खुदा ना ख्वास्ता आ जाता है, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दे आर फैमिलियर विद दिस, कि उन्हें पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। एस स्पेस के लिए यूज होता है, जो हमारा फासला होता है। अच्छा वी वेलोसिटी है, आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट टाइप की होती है। हम इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम, ए हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन सबको पता होगा, और टी टाइम फिर से वही बात। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। हमें इस फॉर्मूले की शक्ल बदल कर हाइट का फॉर्मूला बनाना है। एस की जगह, स्पेस की जगह पे फासला ही है ना, तो हाइट भी तो फासला ही है कि यहाँ से वहाँ गाड़ी जाएगी तो उसे स्पेस कह देंगे, यहाँ से वहाँ बॉल जाएगी तो उसे हाइट कह देंगे, इसलिए मैंने एच यूज़ किया। वी आई वही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी, वो हमें बता दी गई है 40 मीटर पर सेकंड। टी हमें फाइंड करना है, टी रहेगा माइनस। अच्छा अब ये समझना है आपने, फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ 1/2 तो स्टिल रहेगा। ए एक्सेलरेशन को कहते हैं। एक्सेलरेशन कब होती है, जब हम ग्रेविटी से रिपेल करते हैं, यानी ये ज़मीन है ना, तो अगर बॉल इधर से उस तरफ जाएगी, आप ऐसे समझ लीजिए, तो ये चीज़ ज़मीन की तरफ थोड़ी जा रही है। देखो ये ग्राउंड है, अगर कोई चीज़ ऐसे मारकर नीचे की तरफ गिरा है तो इसे हम कहेंगे ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये गिर रहा है, ये एक्सेलरेशन है। लेकिन हमारी सिचुएशन में बॉल ज़मीन की तरफ नहीं आ रही, ज़मीन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब कोई भी चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी ग्रेविटी प्लस नहीं हो रही, ग्रेविटी माइनस हो रही है। मेरी बात थोड़ी सी समझ आई। ग्रेविटी मतलब ये मैंने मार्कर पकड़ा, जैसे मैं छोड़ूंगा ये नीचे गया, समझ रहे हैं, ऐसे छोड़ा ये नीचे आ गया। आप समझ रहे होंगे मैं छोड़ नहीं रहा, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये नीचे आ रहा है, ये ग्रेविटी है। तो जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आती है तो उसे हम कहते हैं प्लस 1/2 जी टी। जी यानी ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, लेकिन हमारा बॉल ग्रेविटी की तरफ नहीं आ रहा, ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ऐसे फॉर्मूला की सिचुएशन में हम प्लस 1/2 जी टी स्केयर नहीं लगाएंगे, माइनस 1/2 जी टी स्केयर लगाएंगे। और जी क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या शिफ्ट कर दिया, ग्रेविटी शिफ्ट कर दी। मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। एस की जगह हम हाइट यूज़ करेंगे, वी आई टी सेम रहेगा, प्लस सेम प्लस सेम नहीं रहेगा, प्लस की जगह माइनस लगेगा, क्योंकि हमारी बॉल जो है वो ग्रेविटी की तरफ नहीं आ रही, ग्रेविटी से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ तक समझ आ गई माइनस लगने की। 1/2 जी टी स्केयर की जगह ए टी स्केयर की जगह जी टी आ जाएगा। ए एक्सेलरेशन, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ग्रेविटी। थोड़ा बहुत धुंधला सा समझ आ गया होगा, जिन्हें नहीं आ रहा भाई रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके जाते हैं कि एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी का स्केयर। फाइंड आउट क्या करना है सर, हमें टी फाइंड आउट करना है। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी बात को। हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं, ये तो फाइंड आउट करना है। वी आई हमारे पास गिवन है, क्या है 40, पुट कर दिया 40। टी हमें फाइंड करना है, वो वही रहेगा माइनस 1/2। जी हमें पता है टी का स्केयर। सर क्या कह रहे हैं आप, जी कहाँ से हमें पता है? पता है भाई। कैसे पता सर? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है ना, हमें इनिशियल ग्रेविटी की वैल्यू का नॉलेज है कि वैसे बेस के तौर पे ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, जो साइंस पढ़ते हैं
आपको पता ही होगा 10 यार, बेसिकली बात है कि जब भी हम ग्रेविटी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ग्रेविटी 10 है बेसिकली, बेस हमारी ग्रेविटी की वो क्या है 10। तो अगर किसी को यहाँ तक डाउट हो रहा है वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा सुनो, गूगल से भी डाटा निकालो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करके चेक करो, उसे लिखो, नोट करो, याद करो, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करके रिवाइज करो, याद करो, फिर आगे पढ़ो। बेहतर यही है आपके लिए, बाकी हम तो क्वेश्चन कर ही लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हमने क्या किया कि सिंपली इसको थोड़ा सीधा करने के लिए पहले तो ऐसे लिख दिया 40t माइनस, अब ये क्या है, ये 10 जो है ये 2 पे डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा 5 और 5 1 द 5 और ये हो गया 5t का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पावर में लिखने की, पावर के हिसाब से लिखने की आदत है तो इनकी शक्ल सूरत को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि -5t स्क्वायर पहले आ गया और प्लस 40t हमने 40t बाद में लिख दिया। ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन बन नहीं पा रहा कि हम करें क्या। अब एक सिंपल सी लॉजिक को समझते हैं यहाँ रुक के। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन 2 में आई थिंक पढ़ा था, जो एग्जांपल 20 भी थी हमारी, कि ऐसी शक्लो सूरत जब हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं, और हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम टी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि टी निकल आए। तो हमने एक बात याद रखनी है, यानी हाइट ऑफ टाइम, हाइट फाइंड कर रहे हैं टी का। तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर हमारी जो कर्व है उसकी वेलोसिटी की बात चल रही है, यहाँ वेलोसिटी की बात ही चल रही है, तो उसका जो वेक्टर बनता है वो हाईएस्ट पॉइंट बनता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो हमने एक रट्टा मारा था एंड पे, अगर क्वेश्चन 2 का एंड आपने ध्यान से सुना था, अगर नहीं तो पीछे जाके सुन लीजिए, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस वाली होगी, अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस वाली होगी तो हमने एक फार्मूला याद किया था अपने समझने के लिए कि वेलोसिटी यानी x इज इक्वल टू -b/2a। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो सर पीछे जाना पड़ेगा, वो वीडियो को रिवाइज करना पड़ेगा और सीक्वेंस में लेक्चर देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आई कैन बी एबल टू फाइंड माई आंसर। कैसे समझिएगा, अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास a मौजूद है, जी सर a मौजूद है, कैसे a क्या है यार यहाँ पे जो टी स्क्वायर के साथ है सर -5, और b क्या है मेरे पास यहाँ पे जो t के साथ लिखा है यानी 40। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला h ऑफ t जो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइट ऑफ टाइम, -b/2a इज माई फॉर्मूला। तो -b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 2 और a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये तो लगता है हूबहू वही वैल्यूज लग रही हैं मुझे, देखी देखी सी लग रही हैं, पर हम पुट कर देते हैं, सेम है या नहीं डजंट मैटर। b की जगह उसकी वैल्यू और a की जगह पे उसकी वैल्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊपर आ गया -40 और नीचे प्लस -5 टू द 10, माइनस से कट गया 10, 40 से कट गया क्या आया 4। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइम आंसर में आया वो आया है 4 सेकंड्स। ठीक है, अब ये हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन स्टोरी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि 4 सेकंड्स तो लगेंगे, ये तो पता लग गया, लेकिन हमारा मकसद था h ऑफ t फाइंड करना। h ऑफ t मतलब हाइट कि इस टाइम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वो हाइट क्या होगी जो 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका गया। तो हमारी इक्वेशन थी h इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टी, यानी हम जहाँ तक पहुँच गए तो उससे आगे चलते हैं। यानी h ऑफ t फाइंड करना है, मैं दोबारा क्यों आपको खिचड़ी पका के दोबारा से शुरू करूँ। h ऑफ t हमारा था इज इक्वल टू -5t का स्क्वायर और प्लस 40t। दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी नीड राइट नाउ। बस हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा -5 अपनी जगह पे, t क्या आया जी हमारे पास सर 4 आया, उसकी जगह 4 पुट कर दीजिए स्क्वायर प्लस 40 और t क्या आया हमारा 4। ओके, तो माइनस अपनी जगह पर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 द 16। ओके, एंड 4 4 द 16 और साथ 0, यहाँ 40 को 4 से करो तो 160, आपकी मर्जी है। सो -5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 द -80 आ जाएगा और प्लस 160। अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस 160 में से 80 के तो सर 80 बचे, यानी कि 80 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीटर्स में आई थिंक चल रहा है, कहीं लिखा होगा मीटर्स के बारे में, नहीं भी लिखा तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि मीटर पर सेकंड। तो हमने अब दोबारा से एक दफ़ा शॉर्टली बात को कर लेते हैं कि अगर एक पर्सन ने एक बॉल पकड़ी और इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसने बॉल को उछाल दिया या ऊपर की तरफ बॉल को धकेल दिया, जो मर्जी कह लीजिए, तो हमने ये बताना है कि वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी जब वो बॉल उसको जाके टच करे। अब वो टाइम तो हमने पहले फाइंड करना ही पड़ना था, वो हमने फाइंड कर लिया कि जी 4 सेकंड लगे, और जब उसको टच किया तो वो तकरीबन 80 मीटर्स होगा। ये मैं तकरीबन वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपने ये काम नहीं करना जो मैं करने लगा हूँ, आप सिर्फ समझना है। मैं चलिए नीचे ही कर देता हूँ, इज इक्वल टू नहीं आना चाहिए, इज इक्वल टू के ऊपर ये वाला सिंबल आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू दिस, कि बॉल तकरीबन, लेकिन मैथ्स में ये भी तो होता है कि इक्वल आंसर चाहिए होता है। मैथ्स बना ही इसलिए है कि इज इक्वल टू आंसर आपको दे सके। देखिए आप एक गोली चलाने लगे हैं, आप एक गन फायर करने लगे हैं, या रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करने लगे हैं, या एटम बम चलाने लगे हैं, कुछ भी, तो आपको इज इक्वल टू आंसर चाहिए बॉस।
आपको अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू नहीं चाहिए, थोड़ी सी इधर उधर हुई तो गड़बड़ हो सकती है। दैट्स वाई, तो हमने ये बात माइंड में रखनी है, मैथ्स इसलिए बना है। खैर, तो 80 मीटर इज़ द फाइनल आंसर। आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था, कहीं ना कहीं आपको इरिटेट भी कर दिया होगा कि यार क्या बोरिंग पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इनको नोट करें और 2-3 दफ़ा एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपका मैथ इंप्रूव करेगा और काफ़ी चीज़ें आप सीख जाएंगे। या आई एम कमिंग इन अ बिट। तो आप क्या कीजिए कि इसको नोट करके प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे भी एक काम आ गया, एक क्वेश्चन हमारा रहता है, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी रिकॉर्ड हो सके और इसको अपलोड कर सकूं। लेट्स कंटिन्यू। सो अगेन वी हैव अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में ना कहानी है फ्रीलांसर्स की। तो फ्रीलांसर्स के बारे में आपको पता होगा, लेकिन इल्म के लिए मैं बढ़ाने के लिए थोड़ी सी डिस्कशन छोटी सी कर देता हूँ। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। लिंक्डइन पे ऊपर आप प्रोफाइल बना सकते हैं अपनी। तो मैंने भी काफ़ी टाइम फ्रीलांसिंग की हुई है, इसलिए मैं इस बात से काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। लेकिन उसने जो आंसर दिया उस पर अलग से डिबेट हो सकती है, अभी टाइम नहीं है। जब मैं रियल में क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ टाइम ज़्यादा दे देता हूँ। यहाँ पर भी मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को जितनी जल्दी हो सके करवा दूँ। फिर भी कुछ बातें करते करते टाइम लेक्चर लंबा हो जाता है। तो अगर मेरी लेक्चर कभी किसी को बोरिंग लगे, मैं सॉरी कर लेता हूँ, लेकिन मैं बातें बताने से बाज नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा मकसद और एजेंडा ये है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत मुबारक है उसको फॉलो करूँ। खुतबा हुज्जतुल विदा पे जो उन्होंने हमें ड्यूटी लगाई थी कि जो तुम तक इल्म पहुँचा उसे आगे पहुँचाओ, और वो करके ही मरेंगे इंशाल्लाह हम, दूसरों तक पहुँचा के अपना इल्म। तो मेरी बस वो कोशिश है। तो फ्रीलांसर्स यानी जो लोग वेबसाइट्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टच करते हैं, ओपन पोल चलता है। अपवर्क पे अगर आप जाएं, फाइवर पे आ जाएं, FIVERR fiverr.com, तो आप में से भी कोई भी स्टार्ट करता है वेब डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइनिंग, ज़्यादा लोग ग्राफिक्स में जाते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वैट एनालिसिस होते हैं, ट्रैकिंग का काम होता है, सर्टिफिकेशंस का काम होता है, बिलिंग का काम होता है अमेरिका में, UK में, यानी बहुत फील्ड्स हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बेटर है, ये नहीं बेटर, सभी में काम है। आपकी स्किल किस में ज़्यादा अच्छी है, आपको उस तरह का काम अच्छे से मिल जाएगा। और जल्दी काम नहीं मिलता, क्योंकि अब वो एक मंडी बन चुकी है, रश बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो टाइम लगेगा। अपनी प्रोफाइल अच्छी से अच्छी बनाइए, सीखिए फ्रीलांसिंग अगर कोई करना चाहता है तो। और एक अच्छा वे है अर्निंग का, पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। मेरी स्टार्टिंग पार्ट टाइम से हुई थी, फिर मैंने काफ़ी टाइम पूरा दिन भी वो काम किया, और फिर मैं शिफ्ट हो गया था कंपनी में, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। अब फ्रीलांसर्स अर्निंग, एक फ्रीलांसर की जो अर्निंग होती है, फॉलो दी मॉडल। एक मॉडल उन्होंने खुद से बना दिया, हम उस मॉडल को पहले ही लिख के रख लेते हैं। ये उन्होंने खुद से बनाया कि E फॉर अर्निंग, H फॉर आवर्स, जितने घंटे काम करोगे उतनी अमाउंट कमाओगे, और फॉर्मूला है -2h² + 40h। ये एक मॉडल है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं, वेयर इज द अर्निंग इन रुपीज़ एंड H इज आवर्स, वो हमें पहले ही पता है। पर वीक, एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, वो पर हफ्ते के हिसाब से चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, हमें ये फाइंड करना है, हमें H फाइंड करना है। वो घंटे कितने ज़्यादा, मैक्सिमम घंटे वो क्या होंगे, ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। मैंने पहले ही कहा था कि इसका जो आंसर आने वाला है मैं उससे में भी इत्तेफाक ना रखूं, लेकिन आपने यही करना जो बुक में लिखा है, क्योंकि मॉडल ये है कि एक हफ्ते में वो कितने घंटे रोज़ाना, ये बात समझनी है, एक हफ्ते में वो कितने घंटे रोज़ाना काम करें। मैं इसको पर वीक के हिसाब से नहीं कहना चाहूँगा, पर डे के हिसाब से कहना चाहूँगा। अब उसने पर वीक लिख दिया तो आप वीक ही समझ लीजिए कि एक वीक में मैक्सिमम कितने घंटे काम करे कि उसकी अर्निंग जो है वो मैक्सिमम हो जाए। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, अब जल्दी से टूट पड़ते हैं। इक्वेशन गिवन है। अब स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि हमें मैक्सिमाइज वर्ड को माइंड में रखना है। और आपको याद होगा कि मैक्सिमाइज के लिए हमारी जो पैराबोला मोहतरमा है, उनका जो वर्टेक्स है वो फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। अब क्योंकि हमारी इक्वेशन में फिर से देखो कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो हमने ये पढ़ा था, ये बातें याद आ रही होंगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है कि जब भी हमारा पैराबोला डाउनवर्ड जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। पिछले क्वेश्चन में भी ये बात आई थी, अब फिर आ गई है, क्वेश्चन 2 में भी आई थी, एग्जाम्पल 20 में भी यही लिखा हुआ है, तो बार बार जिक्र आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सीखने को मिल गया होगा। तो ये वर्टेक्स अगर नेगेटिव हो तो हम ये जानते हैं कि x भाई साहब क्या हो जाते हैं, -b/2a, दिस इज द फॉर्मूला। सो वी आर गोइंग टू फाइंड अवर आवर्स, हमें तो अपने आवर्स फाइंड करने हैं भाई, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ही चलना पड़ेगा जो हमारा फॉर्मूला है -b/2a, एंड हेयर आप a भी फाइंड कर सकते हैं। a क्या है भाई, इधर आपका h स्केयर के साथ क्या लिखा है, -2, क्योंकि बड़ी हमने वेरिएबल देखना है, वेरिएबल h है, तो h का स्केयर किधर है, ये इसके साथ a क्या होगा, -2, तो b क्या है हमारा, b हमारा जो h के साथ लिखा है 40। तो बस हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बस वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, विच इज़ क्वाइट ईजी ना। या तो b की वैल्यू 2 और यहाँ a की वैल्यू, b क्या है जी, माइनस आया, b आया, b की वैल्यू क्या है सर, 40 लिख दिया। ओके, 2a आया, a क्या है जी, -2। ओके, ये माइनस नहीं भूलना, तो माइनस माइनस से कट गया, इसे फर्स्ट टाइम पे ख़त्म करो,
40 ऊपर है और नीचे 2 टू द 4 4 से कट गया, क्या बचा 1। तो फाइनल आंसर क्या आया 10। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, मैंने पहले कहा था मैं एग्री नहीं करूँगा, कि वेयर ई इज द अर्निंग एंड रुपीज़ एंड एच इज आवर्स। आगे क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर 10 वर्किंग मैक्सिमाइज हार्स, यानी मैक्सिमम वर्किंग हार्स लिख देते हैं, वर्किंग हार्स इज इक्वल टू 10। मैं रफ सा लिख रहा हूँ, आप थोड़ा नीट लिख लीजिएगा। और बात आप समझ गए होंगे यार क्यों मैं रफ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तो नीट लिखूँ, स्टूडेंट ये ना कि सर जान छुड़ा रहे हैं, टाइम थोड़ा कम है ना, मुझे भागना पड़ रहा है काम, इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। सो 10 वर्किंग आवर्स भाई साहब कह रहे हैं एक वीक में 10 वर्किंग आवर्स अगर वो काम करेगा तो मैक्सिमाइज अर्निंग करेगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इनसे, क्योंकि मैं रियल में फ्रीलांसिंग कर चुका हूँ एंड आई बेटर नो दैट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है मुझे। अगर कोई कहे कि पर डे 10 आवर्स काम करना पड़ता है तो वो भी किसी हद तक ना इत्तेफाकी वाली बात नहीं होगी, कई दफ़ा करना पड़ता है। जब काम बहुत ज़्यादा हो, तो मैंने 2-3 लोगों का काम अकेले किया था, मे बी ये भी रीज़न हो सकती है। तो मैं 14 आवर्स पर डे काम करता रहा हूँ तकरीबन 1-2 महीने तक। ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं ज़िंदगी में कई दफ़ा। तो आई होप सो कि आपकी मैंने हेल्प कर दी होगी। बस ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, रियलिटी से ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन एक एंगल से माना जाए तो ये भी तो सही कह रहा है। कैसे, मैं समझा देता हूँ। अब बोरिंग तो चल ही रहा है काम, लेकिन कर लेते हैं बातचीत कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, आप शाम को अकेडमी पढ़ाने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, आप बिज़ी हैं, तो आप कहते हैं यार मैं 2-3 घंटे अपने काम को रोज़ दे सकता हूँ। तो आप अर्निंग करनी शुरू कर देते हैं, तो आप रोज़ 2 घंटे काम करते हैं, तो आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट वीक आप अगर 1 घंटा काम करेंगे तो अर्निंग कम होगी। तो ये उस तरह से बेतुकी सी, बेढंगी सी थोड़ी बहुत लॉजिक बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे। लेकिन अगर कोई फुल टाइम फ्रीलांसर है बॉस, नहीं, उसके लिए तो ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता। वो तो 10 वर्किंग आवर्स पर डे करेगा मेरे ख्याल से मैक्सिमाइज अर्निंग करने के लिए। शायद ये भी मैं मिनिमम कह रहा हूँ, ये मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 12 आवर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं अपने घर पे ही होना है, आप अपना लैपटॉप और कंप्यूटर और सेटअप लगा के बैठ जाते हैं, बस आपने नमाज़ें पढ़नी है, खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, चाय पीनी है, घर का छोटा मोटा काम देखना है और सोना है। अब बाकी तो लगातार आप काम में बिजी हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कई जगह होंगी, आपके साथ भी कभी ना कभी इंशाल्लाह। इतनी मेहनत वाला काम होगा ही होगा, तब बड़ा मज़ा आता है यार, क्योंकि काम करके काफ़ी कुछ मज़ा आ रहा होता है, सीखने को भी मिलता है और मज़ा भी आता है काम करके। तो बोर करने के लिए सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।